नेतन्याहू को अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस अख्तियार तक पहुंच गया है कि उसके देश के लोग, उसके जो सिपहसालार सिपाही हैं, वो खुद ही उससे बगावत कर रहे हैं। और वो जैसे ही ये बंद होता है या नहीं होता है, इसको जेल जाना है और फांसी की सजा होगी। तो जितने गोदी मीडिया के लोग हैं, तो जो इजराइल में एक किसी होटल में रह करके वहाँ से रील बना रही हैं और वहाँ से जैकेट पहन के, प्रेस का लगा के, हेलमेट खड़ी होकर रोड पे फोटो खिंचवा कर और भेजा जाए कि मैं जंग में हूँ, तो यह गलत है और बेईमानी है। सरासर ये सब गलत इन्फॉर्मेशन दे रही वहाँ से। मजबूत इसका सबसे बड़ा आतंकवादी अगर कहा जाए तो अमेरिका है, और अमेरिका के जो सपोर्टर है वो है, उनमें सबसे यहूदी नंबर 1 पे है। तो ये सब आतंकवादी हैं और ये हमारे देश की जो हुकूमत है वो यही कर रही है कि नफरत पैदा कर रही है और नफरत का जात जात को बांट रही है, भाई भाई को बांट रही है। तो ये वही एक छलावा का तरीका है और ये पसमानदा के लिए आज तक कुछ किए नहीं न करें। मुसलमानों की जो स्तर है ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी नीचे जा चुका है। तो अब अंदाजा करें इस गवर्नमेंट ने या जो हुकूमतें काम की हैं सिर्फ मुसलमानों को यूज किया है, लेकिन उनको यूज करने की कोई चीज मुहैया नहीं कराई। राशन दे रही है मुफ्त में। राशन ये उनके बाप का नहीं है, ये राशन उनके बाप ने उन्हें खुद कमा कर या पैदा करके नहीं दिया है। यही किसान भाइयों ने कमाया है और जो दिया है, जो उनके फैक्ट्रियों मौजूद है, उसको देने को कोई एहसान नहीं जता रहे हैं। नमस्कार, मैं नूरजहां और इस वक्त मैं मौजूद हूँ विश्वविद्यालय में। यहाँ पर आपने देख सकते हैं डॉक्टर रितु सिंह का जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है, उसको 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। इससे पहले भी एक रैली निकाली गई थी, आज फिर से एक और बार एक रैली निकाली गई है। पूरा दौलत राम कॉलेज से लेकर यहाँ तक की रैली निकाली गई थी। तो उसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर मुख्तार अहमद खान। तो इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे डॉक्टर रितु सिंह का जो प्रोटेस्ट है किस तरीके से चल रहा है, कुछ हल निकलता हुआ दिख रहा है आपको? मैं समझता हूँ मोर देन 2 मंथ्स हो गए हैं, 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है और इनके प्रोटेस्ट को दिन पे दिन बल मिलता जा रहा है। वो इस तरीके से जैसे कहा जाता है कि वुमेन्स एम्पावरमेंट, जो कहते हैं सशक्तिकरण, जो इस तरीके से कहते हैं आप है, तो वो इनको महिलाओं से भी और पुरुषों से भी इनको बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है, जिससे उनके मनोबल और हौसले में बहुत ऊंचाई और बहुत सोच आगे बढ़ गई है। उस बुलंदी के तर्ज पर अब वो आगे चलेंगी और इंशाल्लाह एक न एक दिन उनकी जीत होगी और न्याय सही मिलेगा। कब तक ये संघर्ष चलने वाला है? 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। दरअसल जिनके खिलाफ ये चल रहा है प्रोटेस्ट, वो अंधी हैं, बहरी हैं, गूंगी हैं और उनकी जो कमान है किसी और के हाथ में है। वो एक ऐसा तोता है जिसके तोते में इनकी कमान है, तो तोते में इनकी जान है। इनके हाथ बल में सिर्फ एक मोहरा है कि मैं वीसी हूँ, बस। किसके हाथ में है इनकी कमान? अब देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इसके हैं, जो हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट साहब के हाथ में हो। मैं चूँकि जो यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं संचालक, जो इसके होते हैं वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो उनके हाथ में हो सकता है, या हो सकता है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के हाथ में हो, होम मिनिस्टर के हाथ में हो, ये तो नहीं, लेकिन हाँ तोता कहीं और बैठा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से जो मोदी सरकार है वो बाहरी जो युद्ध चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन की बात करें, यहाँ पे ध्यान ना दे कि वो उधर की बात ज़्यादा कर रही है। मैं ऑलरेडी, हमारे रवीश कुमार जी ने पहले उनको गोदी मीडिया का लक़ब दे चुके हैं। तो जितने गोदी मीडिया के लोग हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इजराइल कहाँ है, गाज़ा कहाँ है और वेस्ट बैंक कहाँ है। तो जो इजराइल में एक किसी होटल में रह करके वहाँ से रील बना रही हैं और वहाँ से जैकेट पहन के, प्रेस का लगा के, हेलमेट खड़ी होकर रोड पे फोटो खिंचवा कर और भेजा जाए कि मैं जंग में हूँ, तो यह गलत है और बेईमानी है। सरासर ये सब गलत इन्फॉर्मेशन दे रही वहाँ से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन नेतन्याहू की तरफ से तो बोल दिया गया कि अब तो युद्ध नहीं रुकेगा, जंग जारी रहेगी। एक ज़माना था जब हिटलर कभी होया करता था, तो वो यहूदियों को किस किस तरीके से 6 लाख यहूदियों को उन्होंने मारा था। तो वो भी कभी नहीं सोचा था कि मेरी मौत आएगी या मैं कभी झुकूंगा या कभी गिरूंगा या कभी मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। तो वो उस नेतन्याहू को अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस अख्तियार तक पहुंच गया है कि उसके देश के लोग, उसके जो सिपहसालार सिपाही हैं, वो खुद ही उससे बगावत कर रहे हैं। और वो जैसे ही ये बंद होता है या नहीं होता है, इसको जेल जाना है और फांसी की सजा होगी। इतनी दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं फिलिस्तीन की तरफ से कि मतलब बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो उस पे क्या कहेंगे आप? आपने ये भी तस्वीर देखी होगी कि माँ अपने औलाद को हाथ में, गोद में लाश अपने औलाद के लेकर के हंसते हुए कह रही है कि मेरा बेटा देश के लिए या इस्लाम के लिए या अपनी मुल्क के लिए उन्होंने जान दी है, तो मेरा बेटा मरा नहीं है, मेरा बेटा शहीद हो गया है।
अब जिस माँ की इतनी हिम्मत और ताकत होती है अपने बेटे के हौसले पर, तो ये समझ लें कि उनके हौसले कितने मस्त हैं और कितने मजबूत हैं। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो लोग फिलिस्तीन के समर्थक में हैं उनको आतंकवादी का करार मतलब दर्जा दिया जा रहा है। दरअसल इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी अगर कहा जाए तो अमेरिका है, और अमेरिका के जो सपोर्टर हैं वो हैं, उनमें सबसे यहूदी नंबर 1 पे हैं। तो ये सब आतंकवादी हैं। लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से इस्लामोफोबिया को बदनाम किया गया है कि आतंकवादी ये हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इंडिया में देख लें, बाहर देख लें, क्या मैं कहता हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वार किसी मुस्लिम ने किया था क्या, या किसी मुस्लिम कंट्री ने कराया था क्या? सेकंड वर्ल्ड वार क्या किसी मुस्लिम ने कराया था, या मुस्लिम के कन्फ्लिक्ट से हुआ था? या मैं कह रहा महात्मा गांधी क्या किसी मुस्लिम ने मारा था? या मैं ये कहूँ कि क्या इंदिरा गांधी किसी मुस्लिम ने मारा था? या ये मैं कहूँ कि राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी क्या वो किसी मुस्लिम ने मारा था क्या? तो ये सब इस्लामोफोबिया के तहत हो रहा है, सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और हिंदू मुस्लिम को पैदा करने के लिए। क्योंकि अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा फार्मूला है डिवाइड एंड रूल, और ये हमारे देश की जो हुकूमत है वो यही कर रही है कि नफरत पैदा कर रही है, और नफरत का जात जात को बांट रही है, भाई भाई को बांट रही है। सब डिवाइड एंड रूल की बात कर रहे हैं। ऐसे मुसलमान में पसमानदा मुसलमान का भी एक नया वो आ गया है, पसमानदा मुसलमान भी नजर आ रहे हैं। मैं कहता हूँ यह सब दिखावा है। इस तरीके से हम दिखावा मानते हैं कि जब यह इलेक्शन पहला हो रहा था 2014 में, तो इन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे हर एक को, हम 2 करोड़ नौकरियां साल में देंगे। फिर उसको कहा गया ये तो चुनावी जुमला था। फिर इसका मतलब आपने लोगों के साथ छलावा किया या उनके साथ गद्दारी की अपनी जनता अपने पब्लिक के साथ में, तो ये वही एक छलावा का तरीका है, और ये पसमानदा के लिए आज तक कुछ किए नहीं, न करेंगे। लेकिन मतलब पसमानदा का मुद्दा कहाँ उठ रहा है? पहले मुसलमान सिर्फ 2 हितों में बटा हुआ था, सुन्नी और शिया, लेकिन अब पसमानदा कहाँ से आ गया है? इसमें भी जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इकोनॉमिकल डाउन या इकोनॉमिकल कंडीशंस जो नीचे ऊंची जात के लोग रहे हैं उनको 10% का रिजर्वेशन दिया गया। तो क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, इस पर किसी ने सवाल नहीं किया। जिस तरीके से अगर उनमें कमज़ोर और बिलो लोअर पॉवर्टी अगर हैं, तो हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी हैं। बिलो पॉवर्टी यानी 2005 में जो सच्चर कमीशन ने निकाला था अपनी रिपोर्ट, तो ये पसमानदा उसी में से हैं जिसको उस कमीशन ने डिक्लेयर किया था कि मुसलमानों की जो स्तर है इकोनॉमिकली हो, सोशली हो या और भी तरीके का हो, ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी नीचे जा चुका है। तो अब अंदाज़ा करें इस गवर्नमेंट ने या जो हुकूमतें काम की हैं सिर्फ मुसलमानों को यूज़ किया है, लेकिन उनको यूज़ करने की कोई चीज़ मुहैया नहीं कराई। तो जो ये जातिवाद है आप इसको किस तरीके से देख रहे हो? जातीय जनगणना कराई जा रही है दूसरी पार्टी की तरफ से, उसको किस तरीके से मतलब सहमत है कि नहीं है? यह जनगणना बहुत पहले होनी चाहिए थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस समय अवेयरनेस भी कम था, पॉपुलेशन भी कम थी। अगर उस वक्त ये कराया गया होता तो शायद आज हम भी 20% या 25% हैं, हम इक़्तिदार में होते। हमारे SC ST भाई भी जो 21-23% हैं, ये भी उतने पावर में होते। अब आपको एक नमूना बताऊं, आज के दिन में वही सब संघी कांग्रेस में रहे हैं जो शिफ्ट करके चले गए भाजपा में। आज भाजपा की नौबत ये है कि बगैर IAS PCS के एग्ज़ाम दिलाए ही उनको IAS अफसर बना करके, सेक्रेटरी बना करके मंत्रालयों में ले लिया गया है, जिसके तहत राहुल गांधी ने वेरी क्लियर कहा है कि 90 जो सेक्रेटरी हैं वो देश को चला रहे हैं। उन 90 सेक्रेटरी में सिर्फ 3 OBC हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुसलमानों का तो कहीं माइनॉरिटीज़ का तो कहीं नाम ही नहीं है। तो अंदाज़ा करें इनकी मानसिकता इतनी हो चुकी है, हर इंस्टीट्यूशन पे, हर ऑर्गेनाइजेशंस पे, हर बैंक्स में इन्होंने अपने बंदों को बैठा रखा है। जो माइनॉरिटीज को भी आजकल जनरल में ही मतलब कैटेगरी में ही गिना जा रहा है। माइनॉरिटीज को आजकल जनरल कैटेगरी में ही गिना जा रहा है, उनके लिए भी कुछ नहीं। ये उनका एक छलावा और बहकावा और लोगों को बरगलाने की एक तरीका है। मुसलमान अगर जनरल कैटेगरी में होता तो आज कहीं से कहीं होता, ये तो OBC के लायक भी नहीं रहे। भाई जब हम SC ST से नीचे हमारा स्तर है तो हम तो उससे भी नीचे चले गए ना।
तो वो पसमानदा हमारी कौम है। आज भी गली कुचे सड़कों पर आप देखिए भीख मांग रही है, कभी डांस करके, कभी कुछ काम करके, कभी बच्चे उनको जो है आपने देखा होगा इसी तिराहे या रेड लाइट पे रिंग के अंदर खेल करके नाच करके वो पसमानदा कैटेगरी में आते हैं। मोदी जी तो बात कर रहे हैं कि हम खुद ओबीसी हैं, दलितों के लिए काम करते हैं, बहुजन समाज के लिए काम करते हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं, आज कोई एक अच्छा काम बता दें जो दलितों के लिए उन्होंने किया हो, माइनॉरिटीज़ के लिए किया हो या हमारे पसमानदा के लिए किया हो। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, सवाल करता हूं, आप ही बता दें मुझे कि उन्होंने एक भी काम अगर इन लोगों के लिए किया हो, कोई स्कूल खोला हो, कोई हॉस्पिटल खोला हो, वो तो कुछ कतई नज़र नहीं आया, ना कहीं है। लेकिन चल रहा है ना, कहा जा रहा है काम कर रहे हैं, तो इतने साल से जो वो सत्ता में बैठे हुए हैं तभी तो आए हैं, जनता साथ दे रही है, वोट दे रही है, तभी जाके इतने साल से सत्ता में अगर मैं सही जवाब दूंगा तो ये बात बहुत आगे तक निकल जाएगी और साथ आपको फिर घंटों लेना पड़ेगा मेरा इंटरव्यू। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं, बहुत बड़ी साजिशें हैं। नहीं, बाई इलेक्शन में जो इंसान न जीते और लोकसभा चुनाव में जीत जाए तो ये कैसे मुमकिन है? महंगाई आज इतनी बढ़ गई है जो हर हदों को पार कर गई है। तो सबसे बड़ा धक्का झटका और इस महंगाई की मार हम पसमानदा के लोग, ओबीसी के लोग, दलित लोग झेल रहे हैं। और वो मजदूर बेचारे किसान जो रोजहाई पे काम कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का दिन है इस वक्त। राशन दे रही है मुफ्त में। राशन ये उनके बाप का नहीं है, ये राशन उनके बाप ने या उन्हें खुद कमा कर या पैदा करके नहीं दिया है। यही किसान भाइयों ने कमाया है और जो दिया है, जो उनके फैक्ट्रियों में मौजूद है, उसको देने कोई एहसान नहीं जता रहे हैं। और दे क्यों रहे हैं, इसकी भी एक वजह है, राशन खराब हो रहा है। मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ, जितने गोदाम रेलवे स्टेशन के माल गोदाम है, गेहूं चावल तमाम सड़ रहे हैं, इनको रखने की व्यवस्था इनके पास नहीं है। तो ये बेहतर समझा इन्होंने कि चलो कम से कम इस तरीके से करके हम इनको रुझान इस तरीके से बदल दें ताकि हम अपना काम करें और ये आवाज़ न उठाएं। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से जातिवाद चल रहा है, लेकिन वही कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरनेम ही हटा दीजिए, जातिवाद ही खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चल पाएगा कौन उच्च वर्ग का है कौन नीचे वर्ग का है। सबसे बड़ी तकलीफ उनको इसी बात की है कि अगर ये सरनेम हटा देंगे तो हमारे हम मिश्रा, पंडित, शुक्ला और चतुर्वेदी और मिश्रा और जो तमाम बड़ी जातियां हैं, इनमें कैटेगरी पता चल जाएगा। क्योंकि आज हम रीता सिंह अगर लिख रहे हैं, डॉक्टर रीता सिंह, रीतू सिंह लिख रहे हैं या मान सिंह लिख रहे हैं शुक्ल कास्ट को होकर के, या हम खान लिख रहे हैं, तो उनको ये चीज़ चुभ रही है कि हमारे बराबरी अपने नामों को लेकर आ रहे हैं, जो आने वाले वक्त में यही आगे आएंगे और यही मुकाम को हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनसे हमने बातचीत करी और सभी मुद्दों पे इन्होंने जवाब दिए हमें। तो आप इनकी बात से कितना सहमत है हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन आशीष के साथ मैं नूर जहां, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।